ठीक सर, क्या होम्योपैथिक डॉक्टर्स और प्रैक्टिशनर्स जो हैं, जो नज़र आते हैं, इनकी तालीम, इनकी प्रैक्टिस को रेगुलेट करने का इदारा मौजूद है? और अगर मौजूद है तो वो इतना मौसर नज़र क्यों नहीं आता है, जैसा कि अदर हमारे एलोपैथिक के आप डॉक्टर हजरात देखते हैं, आप स्टूडेंट देखते हैं? ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से रिलेट करता है कि जब तक एक चीज़ प्राइवेट सेक्टर से निकल के पब्लिक सेक्टर में रेगुलेट ही नहीं होगी, हाँ, तो उसके अंदर तरक्की कैसे आ सकती है? वो तो मुमकिन ही नहीं है कि उसकी फील्ड के अंदर लोग तरक्की कर सकें या उसके अंदर कोई अपनी इम्प्रूवमेंट को लेके आगे आ सकें। ऐसा प्रैक्टिकली वायबल नहीं होगा। पहले इसको उठाएं, उस सेक्टर में ले जाएं, फिर इसकी तरक्की होगी। और सर, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करती है कोई पाकिस्तान में? हाँ, देखिए, उस तरह तो होम्योपैथिक एजुकेशन को नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी रेगुलेट करती है, जो कि टोटली गलत है। नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी जो है वो पीएमडीसी का स्टैंडर्ड है, उससे सिर्फ रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करनी चाहिए। एजुकेशन को जो है वो यूनिवर्सिटी रेगुलेट करे। हाँ। ये जो ड्रग लॉज हैं, ये 1971 में अब ड्रग लॉज जब आए हैं तो उसके बाद फिर रेगुलेटरी बॉडी बनी, फेडरल बॉडी बनी, फिर प्रोविंस में रेगुलेशन स्टार्ट हुई। 1971 से लेके 2020 तक एलोपैथिक सिस्टम को कवरेज मिली, ये 50 सालों में। होम्योपैथिक सिस्टम सिर्फ अकेला नहीं, जितने अल्टरनेटिव सिस्टम हैं, जिसमें यूनानी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, हर्बल है, वगैरह वगैरह वगैरह, जिनको 2012 के जो ड्रग एक्ट बना उसके अंदर इसे इनकॉर्पोरेट किया गया। कोई नया एलियन लॉ नहीं आया, उन्होंने सिर्फ उसके अंदर उठा के एक लफ्ज़ ऐड कर दिया कि जनाब आप अल्टरनेटिव इसमें शामिल होंगे। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि यार अब ये हमने कर लिया है तो इसको रेगुलेट कैसे करेंगे। फिर उन्होंने क्या किया, हर सिस्टम के लिए रेगुलेट करने के लिए एक SRO निकाला। SRO 412 को 40-50 पेज का डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर उन्होंने पूरा सिस्टम रेगुलेट करने के लिए बताया कि जी अब आप ऐसे कंपनी रजिस्टर करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट रजिस्टर करेंगे, ऐसे आपकी इंस्पेक्शंस होंगी, ऐसे आप GMP के स्टैंडर्ड बनाएंगे, फिर ऐसे आप अपने स्टॉक को सेल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। वो उस डॉक्यूमेंट में इन्होंने आपको एक गाइडलाइंस देनी। अब उस गाइडलाइन को बने हुए ये 28 मई या 29 मई 2014, अगर मुझे पूरी तरह डेट याद है तो, SRO 412 बन रहा है। ड्रग लॉज 2012 में आ रहे हैं। 2 साल तक हम इस काबिल ही नहीं थे, नहीं, हम इस काबिल ही नहीं थे कि हम इसको रेगुलेट कैसे करें। हाँ, ठीक है, मैं अपने दोस्तों से माजरत के साथ, क्योंकि ये पता नहीं दुनिया के इन्होंने किस किस कोने में फैला देना है मेरे इस इंटरव्यू को, तो मेरे जो रेगुलेटरी अफेयर्स के साथी हैं उनसे बिल्कुल कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है। लेकिन 2 साल तक जो भी हमारे उन दिनों दोस्त सीटों पे थे, सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए एफर्ट्स चाहिए थी। ये 2014 में जब SRO आया, उसके बाद ये फैसले हुए कि अच्छा जी अब कंपनियों की इंस्पेक्शन करें और उनको अब फॉर्म 6 जारी करें। इस वक्त एक ज़माना था कि पाकिस्तान में 1000 से ज़्यादा होम्योपैथिक कंपनियां दवाइयाँ बनाती थीं और बेचती थीं। आज अगर आप DRAP की वेबसाइट पे जाएं तो होम्योपैथिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है ना, वो 60 के बाद वैसे ब्लॉक लग जाता है आगे। भी मीन्स कि वो रह गई जो कंपनियां कुछ लेजिटिमेट काम कर रही थी। अब गवर्नमेंट ने उस लेजिटिमेट काम को फर्दर क्लासीफाई करने के लिए, फर्दर उसको एवेल्युएट करने के लिए अभी रिसेंटली EEC जो है, इनकी कमेटी है, इनकी एक बनी हुई, उन्होंने भी फैसला किया है कि सारी कंपनियां जितनी हमने अल्टरनेट सेक्टर में रेगुलेट की हैं, फॉर्म 6 दिया, उनको GMP इंस्पेक्शन करें, ताकि पता चले कि ये वाकई स्टैंडर्ड पे काम कर। इट्स ए गुड पॉइंट, गुड थिंग, अच्छी बात है, ये होनी भी चाहिए। अब इस वक्त पाकिस्तान में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान तमाम अल्टरनेट सेक्टर्स इंक्लूडिंग होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक, हर्बल उसको रेगुलेट कर रही है। और अभी रिसेंटली इन द रिसेंट पास्ट 2 माह पहले अप्रैल में ये फैसला हुआ मीटिंग्स के अंदर कि होम्योपैथिक के फैक्ट्रियों के अंदर जो दवाइयाँ बनती हैं ना, हर दवाई को रजिस्टर किया जाएगा। अब उसकी रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गई है, उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। मे भी जल्द ही ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन को उसने रजिस्टर अभी नहीं किया, लेकिन होम्योपैथिक सिंगल रेमेडीज रजिस्टर हो गई हैं और बहुत कंपनी की हुई हैं जो सिंगल बनाती हैं। जो सिंगल नहीं बनाती, कॉम्बिनेशन बनाती हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट अभी प्रोसेस में है और गवर्नमेंट जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन मांग रही है कंपनियों से कि आप दें ताकि हम आपको रेगुलेट करें।
बतौर एसोसिएशन HPCA आपने पाकिस्तानी होम्योपैथिक इंडस्ट्री के लिए क्या किरदार अदा किया? अब कोई इसको एक्नॉलेज करे या ना करे, लेकिन मैं बरबला ये कहता हूँ कि होम्योपैथिक इंडस्ट्री के लिए फॉर्म 6 का फार्म भरने से लेकर फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश करने, उनकी ट्रेनिंग के बारे में दोस्तों के साथ जितनी हम अपने वसाइल के तहत वर्कशॉपें कर सकते थे, HPCA के प्लेटफॉर्म पर, HPCA एंड ड्रैब के कंबाइन प्लेटफॉर्म पर, अगर उनकी तादाद में आपको रफली बताऊं तो दे आर मोर देन 30 वर्कशॉप्स, 30 के ऊपर वर्कशॉप होंगी। और ये टोटली इसको HPCA ने अपने खर्चे पे किया हुआ है। HPCA की मेंबर साजी ने अपने फंड इकट्ठे करके किया हुआ है। अच्छा। किसी तरफ से कोई फंड नहीं आया। और ये HPCA की जो है ना वो अपनी इंडस्ट्री की तरफ खिदमत है। बहुत ज़बरदस्त। सर, अक्सर होम्योपैथिक अद्वियात पर बड़े बड़े क्लेम नज़र आते हैं हमें, तो क्या इसके लिए कोई कवायद ज़वाबित मौजूद है इनकी कीमतों का तयन करने के लिए? बिल्कुल, कवायद ज़वाबित सबसे बड़ी कमज़ोरी ही यही है ना कि अब ये क्लेम्स वाला चैप्टर अब शुरू हुआ है। गवर्नमेंट ने भी 2 महीने पहले शुरू किया कि हर दवाई पर लिखा होता है कि बाल 6 फुट लंबे करें, कद 4 फुट लंबा करें, और ये करें और वो करें। बुनियादी तौर पे इसको कहते हैं लेबलिंग रूल्स। जब आप अपने इन रूल के लिए गवर्नमेंट जब एक स्ट्रक्चर दे देगी ना, जैसे अमेरिका ने रूल दिया हुआ है, यूरोपियन यूनियन ने रूल दिया हुआ है, इंग्लैंड ने रूल दिया हुआ है, मलेशिया ने भी रूल दिया हुआ है, जो वो मुल्क हैं जिनके साथ मैं डायरेक्टली लिंक हूँ किसी न किसी तरह से, और उनके रूल्स को मैं देखता रहता हूँ। वो रूल्स ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है, उन्होंने लेबलिंग रूल्स हमसे जो मांगी थी, हमारी सजेशंस, वो हम भेजे हुए में 2.5 साल हो गए, अभी हमने रिमाइंडर दिए हैं। अब उन्होंने उसके ऊपर स्टार्टिंग की है कि हम लेबलिंग रूल्स की वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटी के ऊपर 2 मीटिंगें मुझे याद है जो मैंने खुद अटेंड की थी, लेकिन अभी तक तो एलोपैथिक सिस्टम की प्राइस कंट्रोल नहीं है। अभी परसों आपने टीवी पे खबर देखी होगी कि जनाब आप हुकूमत के अलावा कोई प्राइस नहीं कर सकेगा। तो होम्योपैथी की प्राइस आप समझ लें कि अगले 10 साल अभी और लगेंगे इस प्राइस को कंट्रोल करने में। लेकिन एज ए अमानुल्लाह बिस्मिल, एज ए होम्योपैथिक इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए होम्योपैथिक सर्विस प्रोवाइडर, मेरा पर्सनल नुक्ता नज़र ये है कि इसको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जितनी जल्दी लाया जा सके उतनी ही क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी बेहतर होगी, और उतना ही जो है ना वो पब्लिक जो है ना वो इश्तिहारबाजियों से और क्लेम से बच जाएगी और जेन्युइन और ओरिजिनल प्रोडक्ट की तरफ चली जाएगी। एग्जैक्टली। सर, जैसे कि हम एलोपैथिक में देखते हैं कि फार्मेसी अगर आपने ओपन करनी है तो उसके लिए कोई ना कोई आपको वो एक उनका एक डिग्री होती है, डिप्लोमा होता है, वो करना पड़ता है। होम्योपैथिक के जो हम स्टोर नज़र हमें आते हैं, क्या ये कोई बंदा भी मुँह उठा के स्टोर बना सकता है या इसके लिए भी कोई ऐसा डिप्लोमा मौजूद है? नहीं, ये भी अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये बेसिकली है प्रोविंशियल रेगुलेशन, ये फेडरल नहीं है। ठीक ठीक। ये सूबाई रेगुलेटरी है। जो मेडिकल स्टोर्स या दूसरे स्टोर्स जो होते हैं ये सूबाई बॉडीज उनको रेगुलेट करती हैं। जितने हमारे एलोपैथिक स्टोर्स हैं, इन स्टोर्स को चलाने के लिए एक स्पेशली डिग्री डिप्लोमा होल्डर जो है वो मेडिकल स्टोर खोल सकता है, और एक फार्मासिस्ट उसको रेगुलेट करता है। ये है लॉ उनका। अब होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर हमारी जो सूबाई बॉडी है, प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारी उनसे मीटिंग्स हुई हैं, और उसके अंदर जो रूल्स 17 को अमेंड करके 20 में लेके आया जा रहा है, वहाँ बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर किया गया है कि जो होम्योपैथिक स्टोर खोलेगा उसको चलाने के लिए एक DHMS क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर होगा। ये हमने लिखवाया उसमें, और साथ हमने ये भी लिखवाया है उसके अंदर, अभी वो ड्रग, अभी वो लॉ नोटिफाई नहीं हुआ, अभी ये चल रहा है पंजाब गवर्नमेंट के साथ सिलसिला हमारा। उसमें जो लोग ऑलरेडी होम्योपैथिक स्टोर चला रहे हैं पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, उनके लिए हमने उनको कहा है कि जो लोग 5 साल प्लस से ये सिस्टम चला रहे हैं उनको मज़ीद 5 साल के लिए डिस्टर्ब ना किया जाए। उन्हें कहा जाए 5 साल में आप DHMS डॉक्टर जो स्टोर को अंडरस्टैंड करता हो आप उसको हायर करें, और अपनी सर्विसेज 5 साल तक हम फ्री करेंगे उसको दें, ताकि हमारा डॉक्टर जो है उसको भी खपत मिल जाए, क्योंकि फार्मासिस्ट तो बेसिकली होम्योपैथिक स्टोर्स के लिए नहीं काम करेगा। फिर हमने ये भी उनको कहा कि एक होम्योपैथिक स्टोर जो है उसकी लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं और लिमिटेड सेल है, वो बेचारा आपकी फीसें कहाँ से पूरी करेगा या अखराजात कहाँ से पूरे करेगा। लिहाजा एक होम्योपैथिक स्टोर जो है वो अपने स्टोर के अंदर होम्योपैथिक, यूनानी, हर्बल, न्यूट्रास्यूटिकल, ये 5 सेक्टर अल्टरनेटिव की दवाइयों से रखने की इजाज़त भी दें और सेल भी दें, ताकि उन लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। इस पर उन्होंने एग्री तो किया हुआ है हमारे साथ, मगर नोटिफिकेशन ड्यू है। सर, पाकिस्तान से बाहर क्या होम्योपैथिक अद्वियात जो है एक्सपोर्ट होती हैं? अगर होती हैं तो किन मालिक में?
पाकिस्तान से बाहर जो मुल्क अद्वियात बनाते हैं वो तो बेशुमार मुल्क हैं। कोई मेरे अपने रफ अंदाजे के मुताबिक 35 कंट्री ऐसे हैं जहाँ अद्वियात बनती हैं और खपत 90% 80% उनके अपने मुल्क में होती है। लेकिन 3 4 5 या 7 8 नाम बड़े हैं जर्मन में, क्योंकि लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि जी जर्मन से ये दवाई निकली थी और जर्मन की दवाई बहुत अच्छी है। मैं इस कॉन्सेप्ट को डिनाई करता हूँ। अच्छा, मैं क्यों डिनाई करता हूँ कि पाकिस्तान में भी दवाई बन सकती है, पाकिस्तान की दवाई क्यों अच्छी नहीं है? लेकिन सर पाकिस्तान को अपनी चीज़ों का पता है ना कि कौन सी यहाँ पे चीज़, जहाँ स्टैंडर्डाइज पे पाकिस्तान का सर सॉरी टू से, जहाँ पे पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट की बात आ जाती है तो हम खुद एज अ पाकिस्तानी उसको प्रेफर नहीं करते हैं। हमारे सामने अगर 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट पड़ी हुई है तो हम चूज करेंगे, हम चूजिंग पे आएंगे तो हम इंडिया की प्रोडक्ट ले लेंगे, हम बाहर की प्रोडक्ट ले। पाकिस्तान कहते हैं पाकिस्तानी, इवन के आप इन प्रोडक्ट्स को छोड़े गाड़ियों की बात कर लें, आप किसी भी चीज़ की बात कर लें, ये तो एक मेडिसिन है ना, तो मेडिसिन तो एक बहुत ही जो है वो खोज से इसका फिर वन लाइन जवाब है कि मैं कसूरवार। सर तो हम कैसे ठीक होगा? देखिए जी कंसेप्ट, देखिए अगर मैं अपने बच्चे को ये बात रियलाइज नहीं करा सकता या मैं उस बच्चे को अपने को ये उस लेवल पर, उससे मेंटल लेवल को नहीं ला सकता कि बेटा बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी, क्योंकि ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर सेकंड प्रायोरिटी आपकी अगले लेवल पे आपने जाना है व्हेन देयर इज नो अवेलेबिलिटी। मैंने तो गवर्नमेंट की मीटिंग्स में यहाँ तक स्टेटमेंट दी है कि एलोपैथिक सेक्टर हो, होम्योपैथिक सेक्टर हो, न्यूट्रास्यूटिकल हो, हर्बल हो, सिर्फ उन प्रोडक्ट्स की इम्पोर्ट की इजाज़त दें जो पाकिस्तान में नहीं बनती या अवेलेबल नहीं है या सोर्स नहीं है। तो मैं कहाँ पे गलत कह रहा हूँ भाई? इससे क्या पाकिस्तान की इंडस्ट्री को प्रमोशन नहीं मिलेगी? क्या पाकिस्तान अपना ज़रे मुबादला नहीं बचा सकेगा? क्या जो बाहर के मुल्कों को हम लाखों करोड़ों डॉलर दे रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान के लोगों में, पाकिस्तान की जो अवाम है, जो लेबर है, क्या उसमें वो खपत नहीं आएगी? आएगी। मैं इसको बहुत कोशिश कर रहा हूँ हाईलाइट करने की। और देखें, बल्कि मैंने तो एक दफ़ा इंडिया से आने वाली प्रोडक्ट के ऊपर बहुत लंबा चला नोट लिखा था। मुझे फिर एक कॉल आ गई, कहने लगे जी इंडिया हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर फेवरेट नेशन का डॉक्यूमेंट है, हम कैसे बंद कर सकते हैं उसकी प्रोडक्ट को? मैं कह जी चंगा फेवरेट नेशन है कि तानू रोज़ ताड़े बंदे मार देने और रोज़ वो आपके बॉर्डर के ऊपर अटैक करते हैं और आप फेवरेट नेशन के अभी भी इंडिया की इम्पोर्ट, उनके प्रोडक्ट्स की, उनकी लाइफ सेविंग ड्रग्स की, पैरासीटामोल की, जी पैरासीटामोल कौन सी लाइफ सेविंग है? अगर वो पाकिस्तान में बन रही है तो फिर इंडिया से क्यों मंगा रहे हो भाई? मेफेनामिक एसिड क्यों मंगा रहे हो इंडिया से भाई आप? अगर पाकिस्तान में ये चीज़ें आप बना रहे हैं, बनते तो अपने मुल्क की इंडस्ट्री को एक्सपीडाइट करें यार, उस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करें, ना कि आप दूसरे मुल्कों के डिपेंडेंट हो जाएं। ये बात तो कोई भी हुक्मरान, कोई भी लीडरशिप, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एज ए नोट्स मेरी तरफ से लिख ले, जब तक आप अपनी इंडस्ट्री के सर पे हाथ नहीं रखेंगे आपके मुल्क में प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती। क्योंकि किसी भी मुल्क को चलाने के लिए उसकी इंडस्ट्री बुनियाद होती है। टोयोटा पकड़ लें, होंडा पकड़ लें, सुजुकी पकड़ लें, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बाहर से चीज़ें मंगाते हैं, जोड़ के कहते हैं लो जी गाड़ी बन गई। हमने क्या बनाया है? तो होम्योपैथिक दवाई जो पाकिस्तान में बन रही है वो स्टैंडर्डाइज्ड है और जिसके ऊपर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी स्टैंडर्डाइज का स्टैंप लगा रही है, ठीक या तो ना लगाए। जब स्टैंडर्डाइज्ड है, जब आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल रही है, तो फिर आप इंपोर्ट वही करवाएं बाहर से जो यहाँ नहीं बन पा सकती या हमारे पास वो स्टैंडर्ड्स नहीं है। फिर हम मुतमईन भी हैं, मुत्तफिक भी हैं। इसके ऊपर उन्हें वर्कआउट करना चाहिए। सर मौजूदा सूरत हाल में जैसे कोविड-19 के हवाले से बात होती है तो इसकी बहुत टाइम तक जो है वो इसका चलता रहा कि इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं बनी। फिर होम्योपैथी की अगर बात करें तो क्या होम्योपैथिक में ऐसी कोई मेडिसिन है जो इसके लिए बेहतर हो? होम्योपैथी में कोविड-19 को अगर आप पकड़ लें तो 100 साल की जो पुरानी लिटरेचर्स हैं, बुक्स हैं, कोविड-19 आपको वहीं से मिल जाता है कि ये क्या बला है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसकी कौन सी दवाई है। मैं पब्लिकली इस बात को क्लियर कर दूं कि कोविड-19 जो है ये नाम है। जैसे किसी का नाम पैरासीटामोल है, किसी का नाम एकोनाइट है, किसी का नाम बेलाडोना है, किसी का नाम ब्रायोनी है, किसी का नाम बेप्टिशिया, ये फार्माकोपियल नेम्स हैं जिनको हम लैटिन नेम्स भी कहते हैं कि ये वो नाम है। कोविड-19 एक नाम क्रिएट कर दिया उन लोगों ने जो कि इसके ऊपर काम कर रहे थे कि जनाब है बीमारी आ गई है। अच्छा, ठीक है जी। सार्स है, सार्स जब नहीं आया था, पिछली मेडिकल रिसर्च में पढ़े कहाँ सार्स लिखा हुआ है?
होम्योपैथिक सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती जो है, जिसके ऊपर ये सिस्टम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होता है वर्ल्ड वाइड, कि ना तो ये किसी सार्स का इंतज़ार करता है ना किसी कोविड का इंतज़ार करता है। ये इंतज़ार करता है कि बंदे को सिम्टम्स क्या हैं। बंदा एक्सप्लेन कर रहा है कि मेरा सांस बंद हो रहा है, मुझे घुटन हो रही है, मेरी आंखों से पानी आ रहा है, मेरा सांस नहीं निकल रहा है, मेरा बुखार हो रहा है, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है। वो 15-20 सिम्टम्स को बंदा पकड़ता है और उन सिम्टम्स के मुताबिक वो देखता है कि बेस्ट मैचिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक रेमेडी इन सिम्टम्स में कौन सी मैच करेगी। बीमारी का ऊपर लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो दवाई उसको दे, वो सार्स हो, वो कोविड हो, वो कुछ भी हो, अगर अलामात मैच कर रही हैं तो आपको सुबह दें, शाम को आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैं तो इसका बिलीवर भी हूँ और मैं 40 साल की प्रैक्टिस में इसका टेस्टर भी हूँ। ठीक, मैंने इन चीज़ों को देखा है और मन्यूटली गौर भी किया है इस पर। सर बात की थी हमने यहाँ पे होम्योपैथिक तरीका इलाज है, जैसे कि हमारा प्रोग्राम है, हमारी कोशिश ये है कि हम होम्योपैथिक की जो पॉजिटिव साइड है जो लोगों को नहीं पता, सर होम्योपैथिक का या होम्योपैथिक डॉक्टर का जहाँ पे जब नाम लिया जाए तो बहुत से लोगों के माइंड में कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर से रेलिवेंट, होम्योपैथिक तरीका इलाज से रेलिवेंट, इस स्टडी से रेलिवेंट, इवन कि हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हो जी, हम DHMS कर रहे हैं, वो कहते हैं क्या कर रहे हो। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है DHMS के आगे, होम्योपैथिक डॉक्टर के आगे। सर अब बात लास्ट कुछ टाइम से सुनने को आ रहा है FSC कर दी जाएगी, DHMS को FSC कर दिया जाएगा, लेकिन सर हम अगर इसका सिलेबस देखें तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी ये सिलेबस जो है वो FSC बच्चा पढ़ेगा, या ये तो वो सिलेबस है कि जो कोई भी पढ़ सकता है। तो FSC करके जब बच्चा इस फील्ड में आएगा, आगे से उसको सिलेबस ये मिलेगा, आपकी एग्जामिनेशन ये होगी, आपके एग्जाम्स इस तरह कंडक्ट किए जाएंगे, आफ्टर दैट आपको डिग्री इस तरह से, डिप्लोमा आपका इस तरह से दिया जाएगा। चले यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। हमारे होम्योपैथ कुछ ऐसे हैं, माजरत के साथ सर, उन्होंने अपने क्लिनिक बनाए और बहुत चमकीले, बहुत चमका धमका के क्लिनिक बनाए हैं, और उसके बाद अगर उनसे 4 क्वेश्चन पूछा जाए तो उनके पास 2 दवाइयाँ होती हैं, उन 2 दवाइयों से आगे की कोई दवाई नहीं होती जो वो बता सकें। सर जब ऐसा नॉलेज उस होम्योपैथ के पास होगा और कोई बंदा अगर उसके पास आता है, कोई पढ़ा लिखा बंदा, चले वैसा तो कोई आ गया तो उसको बेचारे को नहीं पता, तो जब कोई पढ़ा लिखा बंदा सामने आएगा, वो आपसे आके बात करेगा, आपको पता ही नहीं होगा आप जिस इदारे से, जहाँ से पढ़ के आपने वहाँ कुछ नहीं पढ़ा, आपने बाद में नहीं पढ़ा, और आप एज अ डॉक्टर जो है वो बैठ गए हैं, तो लोग कैसे सेटिस्फाई होंगे होम्योपैथी को। फिर हम अगर इस चीज़ पे हम गुस्सा करेंगे या हमें बुरा लगेगा कि भाई हमें वो जो है वो हमें वो जगह नहीं दी जा रही या हमें वैसी रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, तो यहाँ पे कसूरवार कौन होगा? कसूरवार फिर वही जवाब। देखें, इस चीज़ का सिर्फ एक लाइन में जवाब है जी। जब तक किसी एजुकेशन को उसका एग्जैक्ट सेक्टर नहीं मिलेगा, उस वक्त तक वो तालीम कभी भी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। और वो सेक्टर कौन सा है? वो सेक्टर है पब्लिक सेक्टर, जिसके अंदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बनाई, कॉलेजेस बनाए, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने प्लान की, क्यों की थी? प्राइवेटली स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, ठीक है, कुछ स्टैंडर्डाइज करने के लिए है ना। जितने मेडिकल कॉलेजेस आपके हैं, लोग आज भी प्रेफर करते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ पे जाने के लिए, पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस पे जाने के लिए। प्राइवेट में सिर्फ वही लोग जाने की कोशिश करते हैं जिनके पास पैसा होता है या जिनका वहाँ मेरिट नहीं आता। मुझे कोई ऐसा तालिब इल्म दिखा दे जिसका मेरिट आ रहा हो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में और वो कहे नहीं मैं तो पढ़ना ही ABC कॉलेज में है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिलेगा आपको। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर जो आप डिग्री की बात कर रही हैं, जो सिलेबस की बात कर रही हैं, मुझे अच्छी तरह याद है व्हेन आई वाज द चेयरमैन एग्जामिनिंग बॉडी, हमने BHMS का कोर्स अलग तरतीब दिया हुआ है और वो कोर्स HEC से रिकॉग्नाइज्ड है और वो कोर्स कई यूनिवर्सिटियों के साथ हमने लिंक भी किया था। मगर ये बात उस दौर की है। हमारे जाने के बाद क्यों ये ठप हो गया या इसके ऊपर क्यों वो वाला काम नहीं हुआ? क्यों कि हम लोगों का इंटरेस्ट था किसके साथ? अपने अगली जनरेशन के डॉक्टर के साथ।
ठीक ठीक। अब जो लोग इस सिस्टम को लेकर चल रहे हैं उनका इंटरेस्ट किस चीज़ के साथ है? अपने कॉलेज के साथ, अपने रेवेन्यू के साथ। ये फ़र्क है दोनों चीज़ों के अंदर। आज अगर इंटरेस्ट चेंज हो जाए, मैं गारंटी करता हूँ कि अगले साल में जो तालिब इल्म बाहर निकलेगा आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, जो होम्योपैथ देख रहे हैं, उनके लिए कोई एक मैसेज जो आप देना चाहे एज अ होम्योपैथ, एज अ मुअल्लिज, एज अ लेक्चरर, एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर, आपको एक मैसेज जो देना चाहे कि आप सक्सेस कैसे हासिल कर सकते हैं, आप होम्योपैथिक में बेहतर कैसे हो सकते हैं, वो मैसेज। पूरे पाकिस्तान के तमाम साथी जो होम्योपैथिक एजुकेशन में बतौर तालिब इल्म एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, वो तालिब इल्म जो अपने तीसरे, दूसरे, चौथे साल में अब डॉक्टर बन के बाहर निकलने वाले हैं, वो साथी जो डॉक्टर बनने के बाद अपने क्लिनिक में आके बैठ गए हैं, वो साथी जो होम्योपैथिक इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं, वो साथी जो होम्योपैथिक इंडस्ट्री की अब बनाई हुई अद्वियात की सेल, स्टोरेज या उसकी प्रमोशन के साथ मुंसलिक हैं, वो साथी जो होम्योपैथिक अद्वियात की इंपोर्ट में या एक्सपोर्ट में मुंसलिक हैं, इन सब साथियों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है, अपनी जुस्तजू को सीधा कर लें। आप कभी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होंगे, कामयाबी आपको खुद ढूंढेगी कि आप कहाँ बैठे हुए हैं। सर, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी यकीनी तौर पर इस्लामाबाद ऑफिस से कंट्रोल होती होगी, तो सर चारों सूबों में डॉलर्स पर फैले हुए मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स अपने हर काम के लिए क्या इस्लामाबाद का रुख करते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी टेक्निकल है और बड़े अच्छा इसका जवाब मेरे सारे ही वो साथी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, उनके लिए बड़ा ये गौरतलब नुक्ता है कि आपके जितने भी मसाइल हैं, जो तो पंजाब में बैठे हुए लोग हैं उनका फील्ड ऑफिस जो है वो लाहौर में मौजूद है। वो अपने तमाम मसाइल को लाहौर ऑफिस में उन्होंने स्पेशल सेगमेंट दिए हुए हैं। अच्छा। कि ये वाले जॉब्स जो हैं, फॉर एग्जांपल एनओसी इशू होना है, डॉक्यूमेंट इशू होना है, आपकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बननी है, आपकी इंस्पेक्शन होनी है, सर्टिफिकेट इशू होना है, जीएमबी सर्टिफिकेट इशू होना है, वो उन्होंने अपनी फील्ड ऑफिस में अमला तैनात किया हुआ है और वो अमला बाकायदा अच्छा कोऑपरेट भी करता है और सिर्फ ये है कि आपको परसू करना पड़ता है। तो लिहाजा इस्लामाबाद भागने की बजाय आप फील्ड ऑफिस पंजाब के साथ ही लाहौर ऑफिस को रजू करें। अब सिंध के दोस्त जो हैं उनके लिए फील्ड ऑफिस कराची में मौजूद है। अच्छा। तो सिंध के सारे साथी अपने इन डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, सबमिशन, वो ये दिस एंड दैट वो अपने सिंध ऑफिस में सबमिट करें। केपी के वाले जो साथी हैं वो अपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन केपी के में जमा करें और जो बलूचिस्तान वाले साथी हैं वो बलूचिस्तान ऑफिस में जमा करें। अब बात ये आ जाती है कि कुछ ऐसे फेडरल लेवल के काम होते हैं जो चंद एक बाकी रह जाते हैं, जो पॉलिसी मैटर से रिलेटेड हैं या कोई नई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, उसके लिए उनको लीस्ट इस्लामाबाद के लिए भागना चाहिए, वरना हर दूसरे दिन टिकट कटा के इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि अपना टाइम भी बचाएं और अपने सूबों में अपने ड्रैब के फील्ड ऑफिस से रब्ता करें। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह ताला आपको मज़ीद जो है वो तरक्की दे, आपको इसी तरह तरक्की की राहों में गामज़न रखे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर ईमानुल्लाह बिस्मिल और आज के इस सेशन में, आज के इस इंटरव्यू में मेरे ख्याल से होम्योपैथिक से रेलिवेंट, होम्योपैथिक मेडिसिन से रेलिवेंट, होम्योपैथिक फील्ड से रेलिवेंट, होम्योपैथिक डॉक्टर से रेलिवेंट बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपके माइंड में कहीं ना कहीं थी वो क्लियर हो चुकी होंगी। आज के प्रोग्राम का वक्त जो है यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में, एक नए सेशन के साथ, एक नए लेजेंड के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपनी होस्ट ज़ुबिया शफीक को। अल्लाह हाफ़िज़।